हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 7 ऑफ द जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज WWW सीरीज में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले के 5 जो टॉपिक्स हैं हमने 6 वीडियोस के अंदर कवर करे हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है उस वीडियोस के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आने वाले वीडियोस भी आपको ऐसे ही हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इसके रिलेटेड क्या नए प्रोविजंस गवर्नमेंट ने ऐड करे हैं वो देखेंगे हम सबसे पहले। फिर हम जानेंगे आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में जानेंगे, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसके बारे में जानेंगे, स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप किया है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, कितना अलॉटमेंट कर रही है गवर्नमेंट, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सब जानेंगे हम। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन के बारे में जानेंगे। फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम क्या है, किस मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है, इसके बारे में जानेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में जानेंगे जो एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है गवर्नमेंट में। और लास्ट में हम जानेंगे इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेट किया है, कहां पे किया है और किसने किया है, ये हम जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज की थी जुलाई के महीने में। तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। किसके लिए डेवलप किया है? टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, कि आने वाले सालों में हमारी एजुकेशन की दिशा देश में किस डायरेक्शन में होनी चाहिए उसके बारे में ये पॉलिसी रिलीज की गई है। और ये थर्ड पॉलिसी है। पहली दो पॉलिसी पहली हमने करी थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के अंडर, और ये जो पॉलिसी रिलीज हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी रिकमेंडेशंस पे ये रिलीज की गई थी। तो ये पॉलिसी बनाई गई थी डीएस कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जो कि हमने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी 1968 में। तो डीएस कोठारी ये नाम आपको याद रखना है। फिर सेकंड हमने बनाई थी 1986 में राजीव गांधी जी के अंडर, और इसको रिवाइज किया गया था नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट द्वारा इन 1992। और अब हमने बनाई है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इस कैबिनेट डिसीजन के साथ साथ हमने एक और डिसीजन लिया कैबिनेट ने इसके अंदर कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके अब कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके अंदर चेंजेस जो दिए गए हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम स्कूल लेवल एजुकेशन से लेकर कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन को कवर किया गया है। अब इसका पहले थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं रिलेटेड। इसमें क्या है, ये ब्रॉड डायरेक्शन है और ये मैंडेटरी नहीं है सारी स्टेट्स को फॉलो करना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमने अमेंडमेंट करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, शेड्यूल 7 में तो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंडेटरी नहीं है सारी स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना। ये एक ब्रॉड डायरेक्शन दे रहा है स्टेट्स को कि आप ऐसे ऐसे अपने लॉज और ऐसे ऐसे जो आपकी प्रोग्राम्स हैं, जो आपके पॉलिसीज हैं, वो इसके बेसिस पे आप डेवलप कीजिए। और ये पूछा जा सकता है कि ये कब तक इंप्लीमेंट करनी है गवर्नमेंट को। तो ये 2040 का टारगेट लिया है, 20 साल का एक टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को एंटायरिटी में, यानी पूरी इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये हमने बहुत सुना होगा कि कितना परसेंट गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन में इंप्लीमेंट हो ऑफ जीडीपी, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करे। तो ये टारगेट 6% है, बहुत पहले से ही सेट करा हुआ गवर्नमेंट ने। तो इस पॉलिसी के अंदर उसको पूरा हाईलाइट किया गया है कि 6% ऑफ जीडीपी जो है वो टारगेट अचीव करना है हमें, जो एजुकेशन में स्पेंड करना है। अभी हम करते हैं 4.6% ऑफ द जीडीपी।
और इसके अंदर क्या इन्विजन किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग, हर लेवल ऑफ लर्निंग पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब इसमें इन्विजन किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो इस फिगर से आप देख सकते हैं। तो पहले हम 10+2 सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, फिर 11th और 12th। तो 10+2 सिस्टम पिछली एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है। इस वाली में क्या एनविजन किया गया स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, 5+3+3+4 डिजाइन, यानी कि 5 साल पहले वो क्या होंगे, हमारे फाउंडेशनल को ईयर्स होंगे, फिर प्रिपरेटरी ईयर्स होंगे अगले 3 साल, फिर मिडल ईयर्स होंगे 3 साल, और लास्ट में सेकेंडरी जो क्लासेस होंगी वो आखिरी के 4 साल होंगे। तो अभी तो इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहले 3 साल होंगे आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल प्रिपरेशन, ये पहले हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में नहीं कवर्ड थे। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते थे वो कवर्ड नहीं थे स्कूल करिकुलम के अंदर अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इनको भी इस पॉलिसी के अंडर रिकग्निशन दी गई है अंडर स्कूल करिकुलम, ठीक है। तो पहले 3 साल प्लस 2 साल क्लास 1 और 2 ये हो गए फाउंडेशनल, फिर होगी क्लास 3 to 5 हो गई प्रिपरेटरी स्टेज हो गई, जो कि हम प्राइमरी बोलते थे पहले 1 to 5, अब उसको क्या कह दिया गया कि 3 to 5 होगी प्रिपरेटरी स्टेज, और मिडिल स्टेज हो गई 6th क्लास to 8th क्लास। और जो सेकेंडरी स्टेज है, जो कि पहले 11th और 12th था, 10+2 जैसे होते थे, तो +2 में हम 11th और 12th क्लास थी, तो अब सेकेंडरी के अंदर पूरा का पूरा क्लास 9 से लेकर 12th तक 4 साल जो है वो सेकेंडरी स्टेज में आ गए। तो हमने शिफ्ट कर दिया है 10+2 सिस्टम से 5+3+3+4 सिस्टम के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया एज ग्रुप 3 से 6 पहले कवर नहीं थे स्कूल करिकुलम के अंदर, वो इसके अंदर फाउंडेशनल लेवल में कवर कर दिए गए हैं। अब इसमें और क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 5 तक उनको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा या रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाएगा, और इसके अंदर पूरा ओवरऑल किया जाएगा करिकुलम को थोड़ा कम किया जाएगा, जो रेलेवेंट टॉपिक हैं फाउंडेशनल और न्यूमरेसी पे फोकस किया जाएगा, मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल नॉलेज है उन पे फोकस किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स को आसान बनाया जाएगा, और सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, और एसेंशियल्स पे फोकस किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे इसका फोकस है। और लास्टली जो वोकेशनल एजुकेशन है वो क्लास 6 से अब ऑप्ट कर सकते हैं। पहले क्लास 9 के बाद होता था, 8th क्लास तक रेगुलर, उसके बाद 9th के बाद वोकेशनल ऑप्ट होता था, अब क्लास 6 से ही वोकेशनल लागू कर दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन लागू कर दी गई। अब आ जाते हैं हायर एजुकेशन के रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यह है कि यूजीसी और एआईसीटीई यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एआईसीटीसी को मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। ये बना दी गई है इनको मर्ज करके, और इसके अंदर मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी सारे इंजीनियरिंग ये सब अब एक ही अम्ब्रेला एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हायर एजुकेशन में क्या करा गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया जाएगा इंडिया में कैंपस बनाने के लिए। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 100 है वर्ल्ड के अंदर, उसको अलाउ किया जाएगा इंडिया में कैंपस सेट करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए QS वर्ल्ड रैंकिंग्स को शायद यूज किया जाएगा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को। ये हमने जून वाले वीडियो में डिस्कस करी थी कि जून के करंट अफेयर्स में वीडियो में हमने देखा था कि QS रैंकिंग्स क्या है, इंडिया में टॉप कॉलेज कौन सा है एज पर दीज रैंकिंग्स, और कितने इंस्टीट्यूशन है हमारे टॉप 200 इंडिया के लिए। तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर री इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो बैचलर्स प्रोग्राम था बीच में शुरू हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 4 साल का कर दिया गया था, तो स्टूडेंट्स के विरोध के बाद इसको विड्रॉ करके 3 साल का कर दिया गया था दोबारा से। तो अब इसको दोबारा से 4 साल का कर दिया गया, पर इसके अंदर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है कि हर साल के बाद कर सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। तो इसमें एग्जिट ऑप्शन क्या क्या है कि अगर आप पहले साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल बाद छोड़ेंगे तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। तो 4 ईयर का ये बैचलर्स प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, पर इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए गए हैं।
और इसके अंदर जो हायर एजुकेशन के अंदर है रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। तो न्यू आइडियाज आए, न्यू इनोवेशन लाएं बच्चे, इसके लिए रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा हायर एजुकेशन के अंदर। और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करके, जैसे आईआईटी है तो वो इंजीनियरिंग पे फोकस ना करके मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे आने वाले सालों के अंदर। इसमें डिसकंटिन्यू कर दी गया है एमफिल प्रोग्राम को, और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बनाई जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और टेक्नोलॉजी को कैसे इंकॉर्पोरेट करना है हर स्टेज के अंदर एजुकेशन के, स्कूल से लेकर कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फोकस है इस पॉलिसी का, इसके लिए एक और ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, ये बनाई जाएगी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी। तो ये ब्रॉड आइडियाज थे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब हम आ जाते हैं आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज पे। तो जब हमने चाइना की एप्स बंद करी हैं, हमने देखा है कि हमने सितंबर में भी बैन करी, कुछ अगस्त में भी बैन करी, तो जुलाई में भी करी थी। तो 59 एप्स जो बैन करी थी उसके अंदर एक पीएम ने इंडिया की होम ग्रोन एप्स को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज ओपन किया था, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये चैलेंज क्या था कि ये चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, किसके साथ, अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो प्रमोट करते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो उनके साथ मिलकर ये चैलेंज थ्रो किया गया था, और इसका एम ये था कि ऐसी एप्स बनाई जाए इंडिया के अंदर जो कि ना कि इंडिया के सिटीजन्स को हेल्पफुल रहें बल्कि वो वर्ल्ड में भी अच्छा करें। तो ये इसका मेन मोटिव था। तो इसका विनर कौन रहा, सोशल ऐप, यानी कि जैसे फेसबुक है सोशल मीडिया ऐप, ट्विटर है, ऐसी इंडिया में ऐप एक है चिंगारी। तो इसको प्राइज दिया गया, इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया सोशल कैटेगरी में। तो ये पूछा जा सकता है कि सोशल कैटेगरी में कौन टॉप पे रहा आत्मनिर्भर भारत चैलेंज में, तो चिंगारी ऐप। और इसके अंदर चैलेंज के अंदर विनर्स को, फर्स्ट विनर को 3 लाख का प्राइज दिया जाना था, सेकंड को 15 लाख और थर्ड को 10 लाख का प्राइज मनी दिया जाना था हर कैटेगरी के अंदर। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी ऐप जीती है। ये आप एक बार देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे सोशल नेटवर्किंग है ज़्यादा, चिंगारी ऐप, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन सी है, जोहो ऐप है, ये ऑफिस प्रोडक्टिविटी में आप ये सारी देख सकते हैं। ई लर्निंग की इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिस्पर्स नाम की ऐप है जो कि जीती है ई लर्निंग कैटेगरी में। एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में कैप्शन प्लस, हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में स्टेप सेट गो। तो ये मैंने लोगोस भी लगा दिए जाकि आपको थोड़ा विजुअली भी याद रहे ये नाम, ठीक है। न्यूज के अंदर लॉजिकली ये ऐप रही है, और गेम्स के अंदर रही है 3D क्रिकेट स्ट्रैटेजी गेम बिट विकेट सुपरस्टार्स के नाम से। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें से चिंगारी है, डिस्पर्स और कैप्शन प्लस। अगले पे आ जाते हैं जल जीवन मिशन। ये न्यूज में क्यों रहा, जम्मू कश्मीर ने कहा है कि हम 100% पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा देंगे हर घर के अंदर बाय 2022। तो ये है न्यूज। तो जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं कि है क्या ये। टू प्रोवाइड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2022। ये है जम्मू कश्मीर के लिए। एक्चुअल में ये है क्या है, इसका टारगेट क्या है कि 2024 तक ये पूछा जा सकता है कि कौन से साल पूरे इंडिया में हर जने को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। तो इसका आंसर है 2024, 2024 तक ये अचीव करना है गवर्नमेंट को, और इसके अंडर 55 लीटर्स पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे पहुंचाना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितना पानी पहुंचाने का लक्ष्य है पर पर्सन और कितने साल तक, कौन सा साल टारगेट ईयर है। तो 2024 है इसका टारगेट ईयर, और 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे। तो इसका फोकस क्या है कि जो रूरल वुमेन्स और गर्ल्स जो हैं, जो जाती हैं पानी को लेने, दूर दूर तक चलना पड़ता है उन्हें, वो ना हो, इसके लिए ये एक जल जीवन मिशन ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अंदर जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई थी उसके अंडर ये शुरू किया गया है। तो इसके मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र शेखावत जी हैं, जल शक्ति में यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मिनिस्टर है गजेंद्र शेखावत। अब इसको याद कैसे करना है, अब हमें, जैसे कि हम पहले वीडियोस में भी जाना है कि हम मिनिस्टर के नाम याद करना है
हमें उसके लिए कोई ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए हम ये नाम डिफेम करने की कोई नहीं है इसके अंदर हमारी मंशा, ये सिर्फ है कि याद कैसे रहे। तो गजेंद्र मतलब एक एलिफेंट, तो एलिफेंट विद वाटर आपने बहुत देखा होगा, पिक्चर्स में भी एनविजन करा होगा, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं गजेंद्र एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, अगली योजना पे आते हैं, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ये किसने स्टार्ट शुरू करी है? दिल्ली ने। तो ये भी पूछा जा सकता है किसकी है ये योजना, तो दिल्ली की शुरू करी है। इसके अंदर क्या है कि होम डिलीवरी की जाएगी राशन की अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिल्ली के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो राशन आप राशन शॉप से लेने जाते हैं वो आपके घर ही पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोविड के दौरान ये शुरू की जा रही है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो इसके अंदर क्या है कि जो ग्रेन्स हैं वो एफसीआई ग्राउंड से आपको सीधी नहीं मिलेगी, तो जो ग्रेन्स हैं वो आपको ग्रेन्स की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वीट आपको वीट की फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट करके मिलेगी आपको, यानी आटा मिलेगा आपको, ग्रेन्स नहीं मिलेंगी जो पहले पीडीएस के अंदर मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी देखिए आप इसके अंदर। तो और क्या क्या मिलेगा, फ्लावर, शुगर, राइस और जो भी अदर आइटम्स हैं वो आपको घर में मिल जाएंगी। ये कैसे अचीव किया जाएगा, ईपीओएस सिस्टम के थ्रू विद आधार एंड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। आधार और फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करके ये आपके घर पहुंचाई जाएंगी, और इसको 6 से 7 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करने का पूरा इनका लक्ष्य है। और ये जिस दिन लॉन्च की जाएगी उसी दिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसके के अंदर पूरे इंडिया में पोर्टेबिलिटी हो जाएगी राशन कार्ड्स की। अब किसी भी स्टेट में जाके आप राशन कार्ड से क्लेम कर सकते हैं फूड को, वो स्कीम भी शुरू कर दी जाएगी जिस दिन ये मुख्यमंत्री घर घर योजना दिल्ली इंप्लीमेंट करेगा। अब सेंटर ने एक पैनल फॉर्म किया है, स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये जान लेते हैं स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है। तो इसके अंदर 2 इश्यूज को बेसिकली एड्रेस करने के लिए बनाया गया है प्रोग्राम। क्या कौन कौन से, जो कि स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पर कोविड की वजह से पढ़ने नहीं जा पा रहे इंडिया से बाहर, उनके लिए, और जो स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं अपना कोर्स नहीं पूरा कर पाए हैं वो बाहर, उनको कैसे हेल्प की जाए, उसके लिए एक पैनल बनाया गया अंदर स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहो और इंडिया में पढ़ो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये बनाया गया है। और इसके चेयरमैन कौन होंगे, यूजीसी के जो चेयरमैन है वो लीड करेंगे और वो गाइड करेंगे, 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि कैसे इन स्टूडेंट्स को हेल्प किया जा सकता है और कैसे आने वाले सालों में जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में उनका सीट्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, जिससे कि ये स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया में रहकर ही पढ़ सकें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये सेटअप किया है कैबिनेट ने, इसकी अप्रूवल दे दी है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, यानी कि 100% इसके अंदर सेंटर ही फंड्स देने वाला है, स्टेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है वो, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट, जो हमारी खेती की जो फसल काट लेते हैं उसके बाद जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जल्दी से हम मार्केट में बेच नहीं पाता किसान, तो जो वो लॉजिस्टिक्स हैं फसल की कटाई के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, कोल्ड स्टोरेज बनाई जा सके, जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट पहुंचाया जा सके फार्मर के पास जाके, जल्दी से जल्दी वो पेरिशेबल गुड्स पहुंचा सके मंडीज के अंदर। तो इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसके अंदर 1 लाख करोड़ दिया जाएगा बैंक्स के थ्रू, किन किन को, एफपीओस को, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, फार्मर एसोसिएशन को, इन सबको दिया जाएगा 1 लाख करोड़। तो ये फंड की फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख करोड़ दिया जाएगा इसके अंडर। और ये पहले साल यानी करंट ईयर में 10,000 करोड़ अलॉट किया है गवर्नमेंट ने, और अगले 3 सालों में 30,000 करोड़ गवर्नमेंट और अलॉट करेगी हर साल। और प्रोविजन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप याद करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है जो सेटअप किया है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी इसके अंदर 3% पर एनम 2 करोड़ तक के लोन के लिए, और ये 7 साल तक दिया जाएगा कि अगर आप कोई लोन लेंगे उसमें 3% इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट देगी आपको, आपकी तरफ से बैंक को, और 2 करोड़ तक का आपका लोन होगा और 7 साल तक आपको ये मिलेगा। मोरेटोरियम दिया जाएगा आपको मिनिमम 6 महीने से लेकर 2 साल तक का, मतलब उस टाइम के दौरान आपको ईएमआई नहीं पे करनी है। और एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि आप ऑनलाइन इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और बहुत जल्दी आपके लोन अप्रूवल होंगे। और इसके लिए जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो की जाएगी एट स्टेट, नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इसकी स्कीम वैलिड रहेगी अगले 10 साल तक, ये चलाने का इनका प्लान है।
10 साल तक ऐसे पैसे दिए जाएंगे इस फंड के अंदर। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, मनोदर्पण इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मनोदर्पण इनिशिएटिव, जिससे कि क्या होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाएगी स्टूडेंट्स को फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये क्या है कि कोविड के दौरान जो बच्चे घर में रह के पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट दी जाएगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये ई विद्या जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने का स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंडर ये इनिशिएटिव है, उसकी लाइंस पे एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन, ये नंबर देख लीजिए आप, ये पूछ सकते हैं, बहुत कम चांस है पर पूछ सकते हैं, 8448440632, ये शुरू किया गया है। और एक वेब पेज बनाया गया है मनोदर्पण, और एक हैंडबुक इशू की गई है इस इनिशिएटिव के अंदर, जिससे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। इसके अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाएगी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके अंदर एडवाइजरीज होंगी, टिप्स दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम भी रहेगा जिसमें कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत विजन के अंदर ये शुरू किया गया है फॉर स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये आत्मनिर्भर भारत विजन के अंडर ये मनोदर्पण इनिशिएटिव शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के बहुत सारे हमने आज देखे हैं। तो ये मिनिस्टर कौन है, मैं आपको ये बता चुका हूँ, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी कौन है वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगला, माई लाइफ माई योगा वीडियो व्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये एक कॉन्टेस्ट किया था योगा डे पे, जिसके के अंदर विनर अनाउंस किए गए हैं जुलाई मंथ के अंदर। तो योगा डे कब होता है, 21 जून को। उसके अंदर माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो मिनिस्ट्री आप याद कर लीजिए। इसके अंदर 6 कैटेगरीज के अंदर कॉन्टेस्ट किया गया था। ये सारी कैटेगरीज हैं, प्रोफेशनल, एडल्ट, यूथ, और दोनों के अंदर मेल और फीमेल कैटेगरीज अलग अलग थी। और इसके अंदर एक वीडियो बनाना था 3 मिनट का, और आपको अपलोड करना था उस विद ए शॉर्ट मैसेज कि योगा ने आपकी लाइफ कैसे बदली। और ये आपको ट्विटर या फेसबुक पे आप जाके इसको पोस्ट कर सकते हैं माई लाइफ माई योगा हैशटैग के साथ। तो ये था व्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। इसमें बस ये याद रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये वीडियो व्लॉगिंग कॉन्टेस्ट था। अगला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ जाता है फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम। ये किसने करा है शुरू और ये क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जरा ढंग से देख लीजिएगा आप। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, फिर से एचआरडी की मिनिस्ट्री, और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इसके साथ इंक्लूडेड थी। इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने फिट इंडिया कैंपेन के अंडर ये प्रोग्राम शुरू किया है, फिट है तो हिट है इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पीछे हमने देखा था कि मेंटल वेलबींग के लिए था। तो इसके अंदर भी मेंटल वेलबींग और साथ साथ में फिजिकली भी बच्चा फिट रहे घर में बैठे बैठे, क्योंकि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज बच्चों से इंटरैक्ट करेंगी थ्रू आउट द कंट्री और उनको गाइड करेंगे कि कैसे हमें फिट रहना है। और ये सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लास्ट वाली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी फिर से एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने शुरू करा है ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन। तो इसके अंदर क्या होगा कि नया ड्रग को डिस्कवर करने के लिए एक प्रोसेस है, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी ये पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करेगा कि एक नया ड्रग को डिस्कवरी में आप हेल्पफुल रहिए। आप कंप्यूटर्स के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू जिस भी फील्ड में आप हैं, आप ड्रग डिस्कवरी में हेल्प रहिए अगेंस्ट कोविड-19। तो ये कैसे होगा, इसके अंदर ये सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग, और ड्रग मॉलिक्यूल्स को इसमें आइडेंटिफाई करने का इनका प्लान है कि इसमें थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करा जाए, जिनको कि बाद में लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा कैसे, इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी, यानी कि कंप्यूटेशनल मेथड्स, यानी मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इन सब के थ्रू कैंडिडेट्स को कहा जाएगा कि आप कोविड-19 के अगेंस्ट ड्रग्स को, मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करिए, फिर उनको सिंथेसाइज किया जाएगा लेबोरेटरी में और टेस्ट किया जाएगा। इसमें भी आपको मिनिस्ट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर एमएसएमई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब इसका ये लिंक है, इसको क्यों करा गया है कि जो नई क्लासिफिकेशन एमएसएमई की जो इशू करी है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं एमएसएमईज हैं वो रजिस्टर कर सकें, उसको आसान बनाने के लिए ये उद्यम पोर्टल शुरू किया है गवर्नमेंट ने। तो इट विल बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी सेव करेगी, जो कि एमएसएमईज हैं उनको जल्दी से आसानी से वो रजिस्टर कर पाएंगे अंडर न्यू क्लासिफिकेशन। तो ये न्यू क्लासिफिकेशन क्या है ये देख लेते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो माइक्रो में आपको इसमें सिर्फ नई वाली याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल, अगर कैपिटल के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे किया जाएगा डिफरेंशिएट। तो कैपिटल अगर किसी की 1 करोड़ तक है तो माइक्रो हो जाएगी वो, किसी की 1 से 10 करोड़ के बीच में कैपिटल है तो वो स्मॉल कैटेगरी में आएगी, फिर 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है तो वो मीडियम इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगी। और अगर टर्नओवर के बेसिस पे भी क्या है, अगर 5 करोड़ तक आपका पूरे साल का टर्नओवर है तो आप माइक्रो कैटेगरी में आएंगे, अगर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो आप स्मॉल में आएंगे, और अगर आपका 50 से 250 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो आप मीडियम कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये इंक्रीज्ड जो क्लासिफिकेशन थी, इंक्रीज्ड वैल्यूज के ऊपर, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उद्यम पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स बचेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑफ ए काइंड पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए प्लाजा इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, दिल्ली में। तो चेम्सफोर्ड क्लब न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हैं श्री RK सिंह। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है और इसका फोकस है एनर्जी एफिशिएंसी और ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। और इसके अंदर 5 अलग अलग तरीके के चार्जर्स हैं जिनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। इसके साथ साथ RK सिंह जी ने एक और चीज इनॉग्रेट करी थी, रेज नेशनल प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज की फुल फॉर्म क्या है, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए रेज प्रोग्राम को चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, ठीक है। और इसका फोकस क्या है, टू एलिवेट द इश्यू ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। लास्टली एक ऐप चालू की गई है, ब्रिट बंधु ऐप। ये देख लेते हैं क्या है। तो ये एक बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी है, ब्रिट, जो कि एक आर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई की। इन्होंने शुरू करी है ब्रिट बंधु ऐप। तो ये क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका फोकस क्या होता है, जो एटॉमिक एनर्जी में जो ये डेवलप करते हैं रेडियो आइसोटोप्स या रेडिएशन टेक्नोलॉजी पे जो वर्क करते हैं, उसको इंडस्ट्री में कैसे ट्रांसफर किया जाए या हेल्थ केयर में कैसे यूज किया जाए रेडिएशन को, उस टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करते हैं थ्रू दिस बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इसलिए करी है जिससे कि ये जो ट्रांसफर है ये कस्टमर्स अपने ऑर्डर इस वेबसाइट पे प्लेस कर सकें और इस ऐप पे प्लेस कर सकें और उनको मॉनिटर कर सकें थ्रू दिस ऐप। ये है ब्रिट बंधु ऐप, जो कि शुरू करी है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी के अंडर है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस के ऊपर। मैं आशा करता हूँ ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जुलाई की करंट अफेयर सीरीज में हम देखेंगे इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।